नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों की ओर। तालिबान के अफगानिस्तान पे कब्जे के बाद अब मुल्क पर बंदिशों का दौर शुरू हो गया है। आईएमएफ ने अफगानिस्तान पर उनके संसाधनों के जरिए मिलने वाली मदद पर अब रोक लगा दी है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि अफगानिस्तान आईएमएफ के संसाधनों का इस्तेमाल अब नहीं कर सकेगा। इसमें स्पेशल ड्राइंग और राइट्स रिजर्व के तहत ही जारी किए गए आवंटन भी शामिल है। इसी बीच आपको बता दें कि निजी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आईएमएफ ने इस फैसले के पीछे वजह भी बताई है। आईएमएफ का कहना है कि काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद वहां की सरकार को मान्यता देने को लेकर स्पष्टता की कमी है, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अनुसार अप्रैल तक अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के पास करीब 9.4 अरब डॉलर की आरक्षित संपत्ति थी। ये देश के वार्षिक राजस्व का लगभग 1/3 है। ऐसे में संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में नहीं है। द वॉशिंगटन पोस्ट से भी इस मामले पर परिचित सूत्र ने हवाले से बताया है कि अफगान सरकार के अरबों डॉलर अमेरिका में रखे गए हैं। तो वहीं उधर आपको बताते चलें कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को अमेरिकी बैंकों में रखी गई अफगान सरकार की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। इससे तालिबान अमेरिकी बैंकों से अफगानिस्तान के खजाने को हासिल नहीं कर पाएगा। साथ ही आपको बता दें कि एक अफगान अधिकारी के अनुसार देश के केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक यानी डीएबी के पास अब विदेशी मुद्रा, सोना और अन्य खजाना है। भारत की सीमा पर चीन अपनी चालबाजी करता ही रहता है। यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने तिब्बत की जमीन पर अपना रास्ता चौड़ा किया हो। ऐसे में अब चीन एक बार फिर से रास्ता ही नहीं बल्कि गांव भी वहां बसाने लगा है। अब आप बताएंगे आपको कि सीमा पर गांव बसाने की चीन को आखिर जरूरत क्या है, लेकिन ऐसे में चीन को सोची समझी साजिश ये करार दिया जा रहा है। जहां आपको बता दें सीमा पर गांव बसाकर चीन अपनी सेना के लिए आने जाने का रास्ता बढ़ा रहा है। उस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है और भारत की सिक्किम में सीमा के नजदीक आने की कोशिश में कुछ हद तक सफल भी हो रहा है। सिक्किम से सीमा के लगते ही दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ नजर आते हैं, जहां एक पहाड़ से दूसरे तक जाने में कई घंटों और कभी कभी दिन भी लग जाते हैं। ऐसे में चीन की तरफ पहाड़ को काटकर लंबे रास्ते बनाए गए हैं। रास्ते भी ऐसे कि टैंकर भी कुछ घंटों में बॉर्डर तक पहुंच जाए। गांव बनाने के पीछे चीन की चाल है कि जमीन पर कब्जा और तिब्बत के लिए एक नया चक्रव्यूह और खुफिया घेरा बनाया जाए। चीन को इससे खुफिया जानकारी भी मिलती रहेगी और गांव वालों के जरिए वो वहां विकास के नाम पर सेना की आवाजाही बढ़ा सकेगा। इसी बीच भारत के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और इस मामले में कई ज्यादा गुना, क्योंकि सिक्किम में पहाड़ों में अभी तक गांव है लेकिन विकास कई किलोमीटर पीछे रह गया है। और पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के एक धार्मिक जुलूस को निशाना बनाकर शक्तिशाली विस्फोट किए जाने की खबर सामने आई है, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और अब तक 50 लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है। इसी बीच स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी जहां पूर्वी पंजाब प्रांत के शहर बावल नगर में यह विस्फोट हुआ है, जहां पर सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। इसी बीच पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल की ओर जाते हुए देखे गए। इसी बीच वीडियो में दिख रहा है कि घटनास्थल पर कई घायल मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच शहर के पुलिस अधिकारी मोहम्मद असद और शिया नेता खावर शफत ने बताया है कि विस्फोट हुआ है और ऐसे में बताया जा रहा है कि विस्फोट उस समय हुआ जब जुलूस मुजाहिर कॉलोनी नामक भीड़-भाड़ वाले इलाके से गुजर रहा था। लेकिन हमले की निंदा करते हुए सरकार से देश के अन्य हिस्सों में निकाले जा रहे मुहर्रम के जुलूसों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। बताते चलें कि इसी बीच अधिकारियों ने भी अशूरा में यानी 10 मुहर्रम से एक दिन पहले देश भर में मोबाइल फोन सेवा को निलंबित कर दिया है। इस बीच मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला ऐसा महीना है जिसकी 10 तारीख को आशूरा कहा जाता है, क्योंकि 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन को इसी दिन शहीद किया गया था, जिसकी याद में ये मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। गौरतलब है कि सुन्नी बहुल पाकिस्तान में शिया अल्पसंख्यक है। और अफगानिस्तान पर कट्टरपंथी संगठन तालिबान का कब्जा होने के बाद अब अफगानिस्तान छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने परिवार के साथ अबू धाबी में नजर आए,
संयुक्त अरब अमीरात यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी की। उसने बताया है कि मानवता के आधार पर यूएई राष्ट्रपति अशरफ गनी को और उनके परिवार का स्वागत करता है। हालांकि वो वहां पर किस जगह पर हैं, इसके बारे में कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं बताई गई। इसी बीच आपको बताएं, संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके परिवार को मानवीय अधिकार पर स्वीकार कर लिया है। तालिबान के काबुल के नजदीक पहुंचने से पहले ही गनी देश छोड़कर चले गए थे। ऐसे में यूएई की सरकार समाचार समिति WUAM के बुधवार को अपनी एक खबर में ये जानकारी दी गई। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि गनी देश में किस जगह पर है। इधर आपको बता दें कि पूर्वी शहर जलालाबाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान की हिंसक कार्रवाई में कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इसी बीच दर्जनों लोगों के बुधवार को अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तालिबान का झंडा उतार दिया गया। इसके बाद तालिबान ने गोलियां चलाई और लोगों के साथ मारपीट भी की गई। और दिल्ली सरकार ने बुधवार को मुहर्रम पर 20 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। ऐसे में दिल्ली की तरफ से आपको बता दें, दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले ही 19 अगस्त को मुहर्रम की छुट्टी का ऐलान किया था। ऐसे में इस संबंध में अब केंद्र की तरफ से ये फैसले के बाद इसे बदलकर शुक्रवार किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मुहर्रम के अवसर पर होने वाले अवकाश को संशोधित कर गुरुवार की बजाय अब शुक्रवार को किया जाता है। ऐसे में तदनुसार मुहर्रम के अवसर पर शुक्रवार को दिल्ली सरकार सभी कार्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी स्थान पर 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करने को कहा गया। सार्वजनिक रूप से तजिया और स्थापित नहीं किया जाएगा। तजिया और आलम अपने अपने घरों में स्थापित करें, इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। संवेदनशील और कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस भी तैनात कर दी गई। और अफगानिस्तान से भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पैसे को लेकर देश से भागने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने एक वीडियो में संदेश जारी कर कहा है और सफाई भी दी है कि वो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े लेकर अफगानिस्तान से निकले थे। गनी का यह बयान एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सामने आया है। साथ ही बता दें कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अशरफ गनी ने संयुक्त अरब अमीरात में पनाह ली है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अशरफ गनी और उनके परिवार की मौजूदगी की खबर पर मुहर लगाई है। हालांकि यूएई सरकार के मुताबिक गनी और उनके परिवार को मानवीय अधिकार पर शरण दी गई। वीडियो में संदेश में अशरफ गनी ने आगे ये कहा है कि मेरा देश से भागने और अपने वतन को यूं छोड़ देने का इरादा नहीं था। मैं खून खराबा रोकने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में हूं और मैं अभी भी अफगानिस्तान वापस लौटने की रास्ते की तलाश कर रहा हूं। मैं न्याय, अफगानी संप्रभुता और सही मायने में इस्लामिक मूल्यों को बहाल करने की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ऐसे में तालिबान राज लौटाने के बाद आज आम अफगानी और अपने नेता को यूं भागते देख गुस्से में है। बता दें कि अमेरिका तक ने भी ये कह दिया है कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए ऐसे नेता जिम्मेदार हैं जो मुश्किल वक्त में भाग निकले हैं। साफ है कि अशरफ गनी की सफाई ना तो अफगानिस्तान की जनता के गले उतरेगी और ना ही विश्व बिरादरी को रास आएगी। ऐसे में अफगानिस्तान के क्रूर कदमों के आगे अफगानिस्तान की जनता को बेबस छोड़ देने वाले अशरफ गनी को इतिहास के एक भगोड़े नेता के तौर पर ही याद रखा जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कटरा में आज सुबह भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई है। साथ ही आपको बता दें ये झटके आज सुबह 5:08 पर महसूस किए गए और फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। बताते चलें कि अगस्त के महीने में जम्मू और कश्मीर में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वहीं 4 अगस्त को भी राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सुबह 4 बजे लोगों ने तेज झटके महसूस किए और उसी दिन भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई थी। हालांकि भूकंप के तेज झटकों के बावजूद उस दिन भी किसी जानो माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई थी।
भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन की गिरावट के बाद फिर से बढ़ गए हैं, लेकिन टीकाकरण का आंकड़ा भी घट गया है। एक दिन पहले 5 महीनों में सबसे कम कोरोना केस सामने आए थे और रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ था। लेकिन अब बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में 35,178 नए कोरोना केस सामने आए, तो वहीं 55 लाख टीके लगाए गए, जबकि इससे पहले एक दिन पहले ही रिकॉर्ड किया गया था कि करीब 88 लाख टीके लगाए गए और देश भर में पिछले 24 घंटे में 440 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। इसी बीच बताते चलें 24 घंटों में 37,169 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 2,431 एक्टिव केस कम हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,22,85,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,32,519 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब तक 3,14,85,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम है और कुल 3,67,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो वहीं रोहतक जिले के गांव निदाना निवासी दीपक नेहरा ने रूस में हुई जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। दीपक ने 97 किलो भार वर्ग में ये मुकाबला लड़ा है, जिसमें उन्होंने हंगरी के खिलाड़ी को हराकर मेडल देश के नाम किया है। अब इसी की जीत के बाद दीपक के पूरे गांव में खुशी की लहर है और उसके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताते चले कि परिवार और ग्रामीणों के मुताबिक दीपक की बचपन से ही खेलों में रुचि थी। 6 साल की उम्र में ही वो अखाड़े में दांव आजमाने लग गए थे। इसी के साथ ही दीपक के पिता सुरेंद्र ने भी गांव में वो खेती किया करते हैं और इससे पहले दीपक नेशनल भी खेल चुके हैं, इस तरह की जानकारी उन्होंने दी। और अब वो रूस में हुई जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में खेलने के लिए गए हुए थे। दीपक की इस उपलब्धि पर अकादमी संचालक और कोच अजय ने और जय भगवान लाठर ने उसे 51,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो वहीं इस बारे में नेहरा खाप युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप नेहरा ने भी बताया है कि गांव में आने के बाद पूरे उत्साह के साथ दीपक का स्वागत किया जाएगा। साथ ही वो कोच अजय ने भी बताया है कि दीपक की तैयारियों के बारे में, जिस तरीके से मेहनत के साथ दीपक ने तैयारियां की और इसी बीच उसी के बल पर उसे कांस्य पदक हासिल हुआ है। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर कल दीपक पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश में क्रिकेट का भविष्य भी सवालों के घेरे में है। अफगानिस्तान में हालात हर गुजरते दिन के साथ बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। इसी बीच अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से अब अफगानिस्तान में बदल रहे हालातों को लेकर एक एक्टिव जो है हालात वहां पर देखने को मिले हैं और अब काउंसिल भी एक्टिव हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने अफगानिस्तान पर पूरी नजर बना रखी है। दुबई में स्थित आईसीसी दफ्तर काबुल के अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। इसी बीच एसीबी के लिए भी बड़ी चुनौती होने वाली है, जहां देश में महिला क्रिकेट को बचाए रखना है। 2022 में 25 महिला खिलाड़ियों को पहली बार केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया गया था और अब आईसीसी महिला क्रिकेट की एक सूत्र ने कहा है कि वो बड़ा बदलाव हुआ है और हमें नहीं पता होगा कि आगे क्या होगा। ऐसे में एसीबी को पता है कि आईसीसी का पूर्ण सदस्य होने के लिए राष्ट्रीय महिला टीम का होना जरूरी है, लेकिन हाल ही में स्थिति को देखते हुए ये काफी अनिश्चितता बताई जा रही है। ऐसे में आईसीसी महिला क्रिकेट समिति की सदस्य लीसा स्थोलेकर ने भी बताया है कि जहां तक अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट का सवाल है, हमें इस बारे में आईसीसी से कोई जानकारी नहीं मिली है। अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान पहले ही पूरे मामले पर चिंता जता चुके हैं। साथ ही राशिद खान ने और मोहम्मद नबी का हालांकि आईपीएल में खेलना तय माना जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात के बीच अफगानिस्तान की टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले पाएगी या नहीं, इस पर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता और संशय की स्थिति बरकरार है।